नमस्कार। दोपहर के 2 बज रहे हैं और 2 बजे की 2 बड़ी खबर। एक तरफ कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है, तो वहीं थावरचंद गहलोत को मंत्री से गवर्नर बना दिया गया है। वो मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब राज्यपाल के तौर पर वो कर्नाटक में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थावरचंद गहलोत, 8 राज्यों के राज्यपालों को लेकर जो ऐलान किया गया है उसमें थावरचंद गहलोत का नाम है। बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता की जिम्मेदारी सालों से संभालते रहे, लेकिन अब कर्नाटक के राज्यपाल। इस वक्त की बड़ी खबर, 8 जुलाई को कैबिनेट विस्तार मुमकिन है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं पशुपति पारस को भी मौका मिल सकता है। पशुपति पारस भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल को भी दिल्ली बुलाया गया है। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह को भी जगह कैबिनेट में मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 28 पद खाली हैं मौजूदा दौर में कैबिनेट में केंद्र सरकार के, लेकिन ये दरअसल में कुछ वो नाम हैं जिनको लेकर ये तय माना जा रहा है कि इनको कैबिनेट में जगह मिलना तय है। 8 जुलाई को मोदी कैबिनेट में विस्तार की संभावना है। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सुबह 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, पशुपति पारस, आरसीपी सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, यानी अलग अलग राज्यों के ये बड़े नेता जिनको कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है केंद्र सरकार के। इनके अलावा यकीनन कुछ और बड़े चेहरे होंगे अलग अलग राज्यों के जिनको मंत्रिपरिषद में जगह दी जाएगी। लेकिन इस वक्त वो 5 नाम जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा, हलचल सबसे ज़्यादा, उनकी तस्वीरें आपके सामने। सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, पशुपति पारस और नारायण राणे, इन 5 को मोदी सरकार की कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा। इसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। ये तमाम नेता दिल्ली की ओर रुख कर चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 3:30 बजे रवाना होंगे। सर्बानंद सोनोवाल को भी दिल्ली बुलाया गया है। पशुपति पारस, आरसीपी सिंह और नारायण राणे भी। पूर्वोत्तर राज्य की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, इन तमाम बड़े राज्यों की हिस्सेदारी कैबिनेट में कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। तो हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। और इस मंत्रिमंडल विस्तार का मतलब क्या होगा, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं विकास, हमारे साथ तापस से जुड़ रहे हैं कोलकाता से, भोपाल से हमारी सहयोगी दीप्ति चौरसिया जुड़ चुके हैं। दीपक सर, सबसे पहले आपसे, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें पूर्वोत्तर है, उसमें महाराष्ट्र है, उसमें बिहार है। यूपी एक बड़ा राज्य जहां पर 70 सीटें, 80 सीटें लोकसभा की। यूपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है। कौन से संभावित चेहरे आपके मुताबिक हो सकते हैं सर? अनुराग, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सबसे पहले बोलना चाहता था कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और उसके पीछे एक कोई बड़ा कारण है तो वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है जो 2022 की बिल्कुल शुरुआत में हो जाएंगे। अगले 2-3 महीनों में 2022 जब शुरू होगा तो ये चुनाव हो जाएंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बननी है। उत्तर प्रदेश से कई नाम है अनुराग, सैयद जफर इस्लाम का नाम है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का नाम है, और भी कई नाम, अनुप्रिया पटेल का नाम है, क्योंकि हाल ही में अमित शाह जी ने उनसे मुलाकात की थी, उनको भी दिल्ली आने के लिए कह दिया गया है। तो ये तमाम नाम उत्तर प्रदेश से हैं। लेकिन ये पूरी जो कवायद हो रही है इसके पीछे 2 फैक्टर्स हैं। एक ये कि मंत्रिपरिषद में जगह खाली है, जितने मंत्री हो सकते हैं उनमें से कई मंत्री कम हैं, और कई सारे मंत्रालयों में लोग दोहरा कार्यभार निभा रहे हैं। जैसे अरविंद सावंत के इस्तीफे के बाद प्रकाश जावड़ेकर दोहरा कार्यभार निभा रहे हैं। ऐसे कई सारे मंत्रालय हैं। रामविलास पासवान जी के इस्तीफे के बाद पीयूष गोयल जी दोहरा कार्यभार निभा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी के पास 3 मंत्रालय हैं। बोझ भी कम करना है और नए चेहरों को कवायद देनी है। मेरे हिसाब से जितना मैं नरेंद्र मोदी जी को जानता हूं, ये कह सकता हूं कि इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जनरेशन नेक्स्ट के कम से कम 4-5 लोगों को प्रमोट किया जाएगा। पहली जनरेशन अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी की, दूसरी जनरेशन नरेंद्र मोदी जी और बाकी नेताओं की, तीसरी जनरेशन भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों की। धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण जगह पे हैं। भूपेंद्र यादव जी जो हैं वो पार्टी में ऑलमोस्ट नंबर 2 की भूमिका में माने जाते हैं। अब उसके बाद अगली पीढ़ी, ज़्यादातर जो टेलीविजन के चेहरे होते हैं, दिखाई देते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। चाहे आप सुषमा स्वराज जी ले लीजिए, अरुण जेटली जी को जो दूसरे कार्यभार में आईएनबी मंत्रालय बनाया गया था। ऐसे में कई एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ। प्रकाश जावड़ेकर तीसरे एग्जाम्पल हैं, जो स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे 10 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी। तो मुझे लगता है कि वहां से कई चेहरे पिकअप होंगे।
बिल्कुल मुख्तार अब्बास नकवी बिल्कुल गलत नहीं कहा अनुराग आपने। बिल्कुल सही दीपक कहा सर, आपने, हमारे मेरे साथ मुंह की विकास बात छीन चंद्रा ली और मेरे ख्याल से जी। ये एक्सपेंशन होगा। जी, विकास चंद्रा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आखिरी कंप्लीट में जी ये जी दीपक एक्सपेंशन सर होगा ध्यान में रखते हुए सामाजिक समीकरणों को, और साथ ही साथ सिर्फ एक लाइन, सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ ये ध्यान में रखते हुए कि अब मोदी 2.0 की छवि को अपलिफ्ट करना है। क्या नया चेहरा मिल पाएगा नई टीम के साथ, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। दीपक सर, ये सवाल मैंने विकास जी से भी पूछा था। आप लगातार कवर करते रहे पार्लियामेंट को, पॉलिटिक्स को, क्या ऐसा भी कुछ संभावना आपको नजर आती है कि कुछ ऐसे चेहरे जिनको वापस संगठन में भेज दिया जाए? हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि चेहरों को संगठन में नहीं भेजा जाता है। जब भी इस तरह की कवायद होती है चेहरों को संगठन के अंदर भेजा जाता है। अब जेपी नड्डा जी की टीम का भी विस्तार करना है, इसीलिए जो चर्चाएं हुई हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी के बीच हुई हैं। इसीलिए जो फोन्स गए हैं वो जेपी नड्डा जी के घर से गए हैं तमाम नेताओं को, चाहे वो नारायण राणे हो चाहे वो बाकी लोग हों। लेकिन उत्तर प्रदेश एक मेन फोकस होगा, इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए अनुराग। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश मेन फोकस होगा। इसका मतलब दीपक सर ये निकाला जाए कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध, रुहेलखंड, इन सारे क्षेत्रों की हिस्सेदारी होगी जातीय समीकरण के साथ साथ। बिल्कुल होगी, और सबसे बड़ा फैक्टर वहां पे ब्राह्मण फैक्टर है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं तो दिल्ली में रहता हूं तो मैं कहूंगा मेरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन आप रहते हैं नोएडा में तो आप कहेंगे आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके साथ साथ ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी का एक परंपरागत वोटर है उनको साधने की कोशिश की जाएगी। हमने देखा था पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब उनके ध्रुव विरोधी शिव प्रताप शुक्ला जी को राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं थे अनुराग, आप ज्यादा वस्तुस्थिति उसकी जानते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है जूनियर लेवल से किसी नए ब्राह्मण चेहरे को प्रमोट किया जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, थावरचंद गहलोत जो पार्टी के सबसे बड़े दलित चेहरा थे, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे पिछले 10 सालों से, अगर उनको गवर्नर बनाया गया है तो एक दलित चेहरे को जरूर प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर महेंद्रनाथ पांडे को भी केंद्र सरकार में संभवतः MOS HRD की जिम्मेदारी दी गई थी पिछली बार, लेकिन वही जो फैक्टर आप कह रहे हैं वही फैक्टर उन पर भी लागू होता था। दीपक सर, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से मौजूद हैं, कोई सवाल जो उनसे आप पूछना चाहें? अनुराग, सबसे पहले मैं दीप्ति के पास जाना चाहूंगा और समझना चाहूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया की टीम क्या कहती है। हाल ही में वो मध्य प्रदेश से आए हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। हालांकि उनकी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया, उन्होंने पार्टी को अनंत काल तक फंड किया है। बीजेपी और जनसंघ अगर खड़ा हुआ था तो सिंधिया राजघराने के पैसे से खड़ा हुआ था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी हुई है, घर वापसी कहूंगा मैं इसे। दीप्ति, आपको क्या लगता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया श्योर शॉट मंत्री बनने वाले हैं? बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दीपक तभी से तय माना जा रहा था मंत्री बनना जब उन्होंने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराई थी। उस समय यह तय था कि वो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे और जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और एक लंबा समय आ गया, चूँकि कोरोना की दो लहर आ गई, इस बीच किसी तरह का कोई बड़ी राजनीतिक गतिविधियाँ नहीं हुई, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, तो बल्कि हालात तो मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक थे वो कुछ इस हद तक भी हो चुके थे कि कांग्रेस लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसने लगी थी कि लगता है अब तो महाराज भी केवल भाई साहब बन के रह गए। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से चलती थी। लेकिन अब जो तय हो चुका है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली बुलावा आ चुका है। वो अपने वो मध्य प्रदेश का दौरा छोड़कर निकल चुके हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पे थे वो 4 दिन के, और अब वो आज दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट लेके इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दीपक सर, हमारे साथ आलोक पांडे भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, उनका भी आप रुख कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नारायण राणे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको लेकर सवाल आपने किया, उनके रिएक्शन सामने आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण राणे के रिएक्शन सर सामने आ गए, जरा एक बार पहले वो दिखा देते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ
महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। सर आज दिल्ली से बुलावा आ गया है सर, कितनी बजे तक निकलना है और क्या यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे निकलने दीजिए। सर क्या लगता है कि आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का ऐसा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। दीपक सर, आपने सुना नारायण राणे को, आपने सुना ज्योतिरादित्य सिंधिया को। हाँ, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिल्कुल सही कहा। महाकाल में उनके परिवार की बहुत बड़ी आस्था है और दतिया का जो पीठ है, जो इसको सबसे बड़ा सिद्ध पीठ माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू नास्तिक थे, लेकिन चीन के युद्ध के वक्त उन्होंने दतिया पीठ पर अनुष्ठान कराया था, वो भी सिंधिया परिवार चलाता है, तो उनकी बड़ी आस्था है। लेकिन अनुराग, यहाँ पर नारायण राणे को समझना पड़ेगा कि नारायण राणे का नाम क्यों? नारायण राणे का नाम इसलिए है क्योंकि वो शिवसेना के धुर विरोधी हैं और भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश करने के बावजूद सरकार से ठाकरे खानदान को नहीं हटा पाई है। हालांकि मैं अपनी पर्याप्त जानकारी के साथ ये दावा कर सकता हूं कि बीजेपी अभी भी ठाकरे परिवार को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नारायण राणे का आना मतलब ठाकरे परिवार को एक सीधी चुनौती है, क्योंकि नारायण राणे ठाकरे परिवार के सबसे मुखर विरोधी हैं। लेकिन इसके बाद मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको बिहार समझना चाहिए। बिहार भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में सत्ता का रास्ता 2024 में बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। या अनुराग, आपने कई बार सुना होगा और आप इस बात को भली भांति जानते हैं। तो मैं विकास चंद्रा के पास चलूंगा और पूछूंगा, विकास, किन किन नामों पर दांव लगाया जा रहा है? मैं इतने पुख्ता जानकारी के साथ कह सकता हूं, एक बार खुद प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि मेरी कैबिनेट में कौन होगा ये मेरे बगल वाले को भी नहीं पता होता। तो किस पर दांव लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी अपना खुद पत्ता नहीं खोलते हैं, तब तक किसी को बिल्कुल पक्के तौर पे नहीं जानकारी हो पाती है कि आखिर कौन से वो लोग शामिल हो रहे हैं। जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक, जो आपने भी पहले चर्चा हो रही थी तो बताया कि युवा चेहरे इसमें इस बार काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो अगर युवा चेहरों की अगर हम बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद युवा हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि जो लद्दाख के सांसद हैं उनका भी नाम इसमें आ रहा है कि इस बार उनको भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लद्दाख के व्यक्ति को मंत्री बनाकर संदेश दिया जा सकता है। तो वहीं जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू से भी जो चर्चा चल रही थी, जेडीयू जो अंत समय में जेडीयू की तरफ से कहा गया कि कम से कम 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री उन्हें मिलना ही चाहिए, तभी जाकर के वो शामिल होंगे। लेकिन वो अभी जो मेरी जानकारी है कि उसको अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। हालांकि आरसीपी सिंह और ललन सिंह का नाम इसमें अभी चल रहा है। उसके साथ साथ राकेश सिंह जो मध्य प्रदेश से हैं उनका भी नाम इसमें चल रहा है। उसमें जफर इस्लाम का नाम भी अभी सामने आ रहा है। तो जितने लोग अभी सामने नाम आ रहे हैं लगभग उसमें से सब युवा ही चेहरे हैं जिनको स्थान मिल सकता है। अनुप्रिया पटेल का नाम भी उत्तर प्रदेश से इसमें लिया जा रहा है और विजयंत पांडा का नाम भी इस बार आ रहा है कि वो भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो कई सारे ऐसे नाम हैं जिन नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अंतिम जो बार बार आप खुद कहते हैं कि अंतिम तभी सारे नाम पर समझ में आएंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपने पत्ते खोलेंगे। फिलहाल ये बात जरूर कही जा रही है कि इस बार के इस विस्तार से क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को संतुलित करने की भरपूर कोशिश की जाएगी और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं उन्हें तो संतुष्ट करने की कोशिश की ही जाएगी। विकास, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें, 8 तारीख सुबह 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार, ये वक्त, ये तारीख, ये वक्त क्लियर है, तय है, इसमें कहीं कोई संशय तो नहीं है?
जी, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 8 तारीख को गुरुवार का दिन है और उस दिन शुभ मुहूर्त है 10:30 से लेकर के और 11:45 के बीच, यानी 11:45 के बीच में। जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे भी पूछा गया था कि ये 10:30 से 11:45 के बीच में, यानी 11:45 तक शुभ मुहूर्त है, वो इसी घड़ी है, इसमें इसका विस्तार किया जा सकता है। तो अब जानकारी आ रही है कि बृहस्पतिवार को 10:30 से 11:45 के बीच में ये दीपक सर, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, आपने ब्राह्मण चेहरे का जिक्र किया। आलोक पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के ठीक बाहर से। आलोक पांडे, उत्तर प्रदेश में कौन सा वो ब्राह्मण चेहरा है जो सुबह 10:30 बजे 8 तारीख को शपथ लेता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल जैसा कि दीपक सर खुद भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश 2022 को भी लेकर के इस मंत्रिमंडल में चेहरे शामिल किए जाएंगे। और ख़ास तौर पे यूपी की बात करें, और दीपक सर खुद उत्तर प्रदेश को इतने नज़दीक से जानते रहे हैं, देखते रहे हैं, यहाँ जातीय समीकरण और क्षेत्र के समीकरण को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। और 2022 का चुनाव भी इस मोदी मंत्रिमंडल के कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन के तौर पे देखा जा सकता है। बात ब्राह्मण चेहरे की हो रही है, तो ब्राह्मण चेहरों में तो वैसे कई नाम चल रहे हैं, लेकिन एक नए चेहरे की, एक यंग चेहरे की बात हो रही है, जो कि बस्ती से सांसद हैं हरीश द्विवेदी। अगर हम नाम के तौर पे कहें, वैसे तो और भी कई नाम हैं जो लिए जा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा चेहरा है जिस अभी तक वो कभी मंत्रिमंडल में नहीं रहे हैं, इनके नाम की गुंजाइश हो रही है। हालांकि दूसरी बार ही शायद यहाँ पे जो MP गठबंधन है, जैसा कि अनुप्रिया, हाँ बिल्कुल दूसरी बार सांसद हुए हैं, कहीं कोई दाग नहीं है। कुछ अगर इमेज की बात की जाए तो इमेज के हिसाब से भी मोदी मंत्रिमंडल में सटीक बैठते हैं, ब्राह्मण का चेहरा बन रहे हैं, उनकी राजनीति लंबी है। दूसरा, गठबंधन की बात की जाए तो अनुप्रिया पटेल पिछली बार भी थी, और उम्मीद यही की जा रही है कि जो अभी पिछले कुछ दिनों से मुलाकातों का दौर रहा है, संभवतः अनुप्रिया को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। संजय निषाद अगर हम जाति समीकरण को देखें, पूर्वांचल को देखें, तो उसको लेकर के संजय निषाद भी कहीं ना कहीं बार्गेन जो कर रहे थे वो कामयाब हो सकते हैं इस मोदी मंत्रिमंडल में। हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद, ब्राह्मण चेहरा दीपक सर जिनका जिक्र आप कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन दीपक सर, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट 2014 से मोदी सरकार का ये भी नारा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो 28 सीटें खाली हैं, 28 के 28 मंत्री शपथ लेंगे 8 तारीख को, या संख्या मंत्रियों की अभी भी कम हो सकती है? मेरे ख्याल से थोड़ी कम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नेचर रहा है कि एक्सपेंशन की एक लिमिट वो हमेशा से छोड़ के रहते हैं। चाहे आप गुजरात की बात कर लीजिए, चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए। लेकिन एक नाम वरुण गांधी का लिया, जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा अनुराग। वरुण गांधी से जो संगठन और सरकार, उसके रिश्ते हमेशा से नरम गरम रहे हैं। हालांकि वरुण गांधी को इस बिना पर लाया जा सकता है क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, खासतौर पर प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सामना करना है, और विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी और कांग्रेस एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, भले से जमीन पर नहीं हो लेकिन परसेप्शन के लेवल पर। तो यहाँ पर वरुण गांधी की लॉटरी खुल सकती है, भले से उनके संबंध भारतीय जनता पार्टी संगठन से खास तौर पर 2017 चुनाव में नरम गरम रहे। बिल्कुल, हमारे साथ विकास श्रीवास्तव मुंबई से हैं, तपस कोलकाता से हैं। विकास, महाराष्ट्र से सिर्फ नारायण राणे या कुछ और नाम जिनको लेकर चर्चा? अनुराग, चर्चा तो 4 नामों की है, लेकिन सबसे प्रखरता से जिसका नाम सामने आ रहा है वो खुद नारायण राणे हैं, जो कि दिल्ली के लिए चल भी चुके हैं। मुमकिन है कि आने वाले कुछ घंटों में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन उनके नाम पर चर्चा होने की या जेपी नड्डा के घर से उनको कॉल आने की सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि वो शिवसेना के आर्क राइवल रहे हैं। एक अखंड आलोचक के तौर पर उनको देखा जाता है शिवसेना के, और इसके अलावा 37 साल तक वो खुद शिवसैनिक रहे हैं और इसी वजह से शिवसेना की नीतियों से वाकिफ़ है। इसके अलावा 2017 के बाद जब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, उसके बाद भी उनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहा था। बीजेपी के प्रति वो अपनी निष्ठा दिखाते रहे। तो एक किस्म से इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी के प्रति उन्होंने जो अपनी निष्ठा दिखाई उसका मुबादला आज उनको मिला है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी नियुक्ति के साथ ही बीजेपी शिवसेना को ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि देखिए, जो हमारे लॉयल हैं हम उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद सावंत ने जब हेवी इंडस्ट्री मंत्रालय छोड़ा था, कदाचित यही मंत्रालय नारायण राणे को भी दिया जाए, लेकिन ये सिर्फ कयास है। इसके अलावा जो 2-3 नाम की और चर्चा महाराष्ट्र से हो रही है,
वो क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को देखते हुए हो रही है। मसलन डॉक्टर भागवत कराड़ जो कि मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं, बंजारा समुदाय से आते हैं और औरंगाबाद से हैं, तो बंजारा समुदाय को कंसीडर करते हुए उनके नाम पर चर्चा हो रही है। डॉक्टर हीना गावित हैं, नंदुरबार से हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता विजय गावित की बेटी हैं, इस समय सबसे कम उम्र की सांसद हैं लोकसभा में। एकनाथ खड़से के जाने के बाद उत्तर महाराष्ट्र में जो रिप्रेजेंटेशन था वो कहीं ना कहीं कम पड़ गया था, लिहाजा उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। ठीक है दीपक सर, बहुत संक्षेप में एक बार तपस से भी पूछ लेते हैं। तपस, पश्चिम बंगाल से कोई नाम? जी देखिए, 3 नाम चर्चे पर है। सबसे ज़्यादा संभावना है निशित प्रामाणिक जो उत्तर बंगाल से आते हैं और बीजेपी के लिए उत्तर बंगाल काफ़ी मजबूत एक गढ़ है और वहाँ आपको आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में उत्तर बंगाल को अलग राज्य देने की दर्जा अलग अलग नेताएं कर रहे, जॉन बारला कर रहे थे, तो उसको सामने रखते हुए कि पश्चिम बंगाल सरकार कभी भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी है उत्तर बंगाल को, तो केंद्र सरकार उत्तर बंगाल को काफ़ी अहमियत दे रही है, ये जताने के लिए निशित प्रामाणिक एक नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा लोकेट चटर्जी जो खुद एक महिला फेस है, उनको भी रखा जा रहा है। शांतनु ठाकुर जो मतुआ समुदाय से आते हैं, क्योंकि मतुआ समुदाय में भी काफी मतभेद देखने को मिल रहा है, तो सीए और एनआरसी अभी भी लागू पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हें संतुष्ट करने के लिए भी उनके तरफ से रिप्रेजेंटेशन शांतनु ठाकुर कर सकते हैं सेंट्रल कैबिनेट में। ठीक है दीपक सर, 2022 एजेंडे में या 2024 से सस्पेंशन का एजेंडा? दोनों एजेंडे पर हैं, क्योंकि 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और बिहार भी एजेंडे पर है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाता है, ये हम सब जानते हैं अनुराग। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो 8 तारीख सुबह 10:30 बजे कैबिनेट का विस्तार, न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। वो कौन से चेहरे हैं, उनकी क्या प्रोफाइल है, लगातार हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।